नमस्ते साथियों, गेंजर लर्निंग गुरुजी प्लेटफॉर्म में आप सभी साथियों का स्वागत करते हैं। तो कल हम लोग सामान्य अध्ययन के प्रश्नों को देखे थे बिहार टीचर एग्जाम के दृष्टिकोण से। ये जो सामान्य अध्ययन के प्रश्न आप लोगों को करा रहे हैं ये बीपीएससी के द्वारा सारे प्रश्नों को पूछा गया है। टॉपिक वाइज सारे प्रश्नों को हम इस चैनल पर कराएंगे। आप लोग देख सकते हैं स्क्रीन पे जो प्रश्न आए हुए हैं उस सारे प्रश्नों को मैं हर जो क्लास ले रहे हैं उस क्लास में कराने का प्रयास कर रहे हैं। तो बीपीएससी के द्वारा जो प्रश्न पूछा गया है या कह सकते हैं जो बिहार टीचर का एग्जाम हुआ है फर्स्ट और सेकंड, उसमें जो भी प्रश्न पूछा गया है वो सारे चीज़ हम आप लोग को कराएंगे यहाँ पे। तो वो कल के लेक्चर अगर आप लोग नहीं देखे हैं तो उसका प्ले लिस्ट में वीडियो मिल जाएगा, आप लोग उसको जरूर देख लीजिएगा। तो हम लोग कल प्राचीन भारत का इतिहास से रिलेटेड हम लोग प्रश्नों को कर चुके थे और उसको अच्छे से भी समझे थे। तो कल की क्लास बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हुआ था। अगर आप लोग उसको नहीं देखे हैं तो जरूर देख लीजिएगा, ठीक है। तो कल हम लोग मध्यकालीन इतिहास से रिलेटेड जो प्रश्न थे कल हम लोग किए थे। थोड़ा सा मैं इसको बड़ा कर लेते हैं जिससे आप लोग को कोई देखने में या कुछ परेशानी नहीं होगा। तो मध्यकालीन इतिहास में हम लोग दिल्ली सल्तनत से जो है इसके अकॉर्डिंग एक प्रश्न पूछा गया है बीपीएससी के द्वारा। आप लोग देख सकते हैं स्क्रीन पे। यहाँ पे जो प्रश्न है पहला नंबर कि इनमें से किसने भारत में फारसी त्योहार नौरोज की शुरुआत की थी। फारसी जो त्योहार है नौरोज, इसकी शुरुआत किसके द्वारा किया गया था? तो सी ऑप्शन को आप लोग टिक कीजिएगा, बलबन के द्वारा शुरू किया गया था। किसके द्वारा? तो बलबन के द्वारा। इस क्लास की वीडियो को आप लोग के पास जो भी ग्रुप होंगे, फैमिली होंगे, आप लोग उसमें शेयर जरूर कर दीजिएगा। ये क्लासें हैं ये जो करा रहे प्रश्न है एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो बलबन यहाँ पे राइट आंसर हो रहा है। बलबन कौन था उसके बारे में हम लोग समझ लेते हैं। तो बलबन पहला सुल्तान था जिसने भारत में फारसी त्योहार नौरोज की शुरुआत की थी। बलबन जो थे फारसी संस्कृति और परंपराओं के प्रति अपने प्रेम के लिए जाने जाते थे। कौन जाने जाते थे दोस्तों? तो बलबन जाने जाते थे। उसने अपने दरबार में गैर इस्लामी और सिजदा और पबोस की शुरुआत किए थे। किसने? तो बलबन ने शुरुआत किए थे। समझ में आ गया? अब देखिए ये दिल्ली सल्तनत से प्रश्न एक बीपीएससी के द्वारा पूछा गया था। अब दूसरा हम लोग चलते हैं तुगलक वंश में। यहाँ पे देख सकते हैं जो दूसरा प्रश्न है तुगलक वंश। यहाँ पे जो दूसरा प्रश्न में कह रहा है तुगलक वंश से कि मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में भारत आए प्रसिद्ध मुस्लिम खोजकर्ता इब्न बतूता किस देश के थे? तो इब्न बतूता जो थे ये मोरक्को के थे, ठीक है। कहाँ के थे? मोरक्को के थे। तो यहाँ पे आप लोग बी ऑप्शन को सही करेंगे, ठीक है। ध्यान में रखिएगा इब्न बतूता कहाँ के थे? तो मोरक्को के थे, ठीक है। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं। अगर इसको पढ़ना होगा अच्छे तरीक़ा से तो आप लोग अच्छे तरीक़ा से पढ़ सकते हैं या स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ठीक है। तो देख सकते हैं यहाँ पे जो सल्तनत कालीन तुगलक वंशी जो शासक थे मोहम्मद बिन तुगलक, इसके शासनकाल में जो प्रसिद्ध खोजकर्ता आए थे इब्न बतूता, वह अफ्रीका के मोरक्को देश के निवासी थे। वह मध्य एशिया के मार्ग से आए थे। मध्य एशिया के मार्ग से होते हुए वह भारत के सिंध प्रांत में 1333 ईस्वी में पहुँचे थे, ठीक है। और मोहम्मद बिन जो तुगलक थे ये इब्न बतूता को दिल्ली का काजी जज नियुक्त किए थे। कौन काजी जज नियुक्त किए थे इब्न बतूता को? प्रश्न आ सकता है। तो मोहम्मद बिन तुगलक किए थे। समझ में आ गया? अब देखते हैं हम लोग विविध के प्रश्न। देख सकते हैं विविध के प्रश्न सल्तनत कालीन से। तीसरा प्रश्न है कि मैथिली भाषा का विकास निम्नलिखित में से किसके शासनकाल के दौरान हुआ था? तो मैथिली भाषा का विकास जो है कर्नाट राजवंश के शासनकाल के दौरान हुआ था। याद रखिएगा, बहुत आंसू प्रश्न है और 2023 में पूछा भी गया है। मैथिली भाषा का विकास किसके शासनकाल के दौरान शुरू हुआ था? तो कर्नाट राजवंश के दौरान मैथिली भाषा का विकास शुरू हुआ था। समझ में आ गया? अब यहाँ पे ध्यान से देखिएगा, जो यहाँ पे डॉक्टर राम प्रकाश शर्मा हैं, इन्होंने मैथिली के विकास की सबसे अच्छी अवधि 1206 से लेकर 1526 ईस्वी बताया है। 1206 से लेकर 1526 ईस्वी बताया है।
इसी काल में कह सकते हैं ज्योतिषवर और विद्यापति द्वारा मैथिली भाषा में सर्वश्रेष्ठ रचनाएं की गई थी। इस दौरान जो है मिथिला क्षेत्र में कर्नाट वंश और सिमराव वंश का शासन था। तो देख सकते हैं यहाँ पे कर्नाट वंश जो दिया गया है, हम लोग इसको सही किए। अब आपको प्रश्न अगर दे सकता है तो सिमराव वंश भी यहाँ पे मिल सकता है। कर्नाट वंश है, यहाँ पे सिमराव वंश भी मिल सकता है कि मैथिली भाषा का विकास किसके शासनकाल के दौरान हुआ था। तो सिमराव वंश भी याद करिएगा और आपके दिमाग में होना चाहिए कर्नाट वंश। समझ में आ गया। अब देखिए आगे प्रश्न पे चलते हैं। 15वीं और 16वीं शताब्दी के धार्मिक जो आंदोलन हुए थे उससे रिलेटेड प्रश्न 1-2 आया है। देख सकते हैं जो चौथा प्रश्न है कि नाथ पंथियों, सिद्धों और योगियों ने भक्ति धर्म को किस क्षेत्र में लोकप्रिय बनाया था। तो भक्ति धर्म के जो क्षेत्रीय था, कौन सा क्षेत्र था, तो उत्तर भारत था। कौन सा क्षेत्र था, उत्तर भारत में लोकप्रिय नाथपंथियों, सिद्धों और योगों को बनाया गया था। समझ में आ गया। ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है दोस्तों। आप लोग सोच सकते हैं कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। प्रश्न आगे हम लोग बढ़ते हैं। देख सकते हैं एक बार केवल प्रश्न पूछा गया है नाथपंथी के बारे में। अगर आप लोग को जानना होगा विस्तार से तो नाथपंथी जो है सिद्ध और योगी दुनिया के त्याग में से विश्वास करते थे। उन्हें पारस्परिक धर्म और सामाजिक व्यवस्था के अनुष्ठान और अन्य पहलुओं की आलोचना की थी। कौन से? नाथपंथी, सिद्ध और योगी। उसके अनुसार निराकार परमात्मा का ध्यान और उसके साथ हो जाने का एहसास मुक्ति का मार्ग है। अब आगे हम लोग प्रश्न देखेंगे। मुगल साम्राज्य, प्रशासन और वित्त व्यवस्था, संस्कृति एवं कला, इससे रिलेटेड प्रश्न देखेंगे। 2023 में सारे प्रश्न पूछे गए। बीपीएससी में भी जो बिहार टीचर एग्जाम हुआ है उसमें भी प्रश्न आए हैं और जो बीपीएससी का मेन एग्जाम होता है उसमें भी प्रश्न आए हैं। 5 प्रश्न है कि फुतुहात-ए-आलमगीरी किसके द्वारा लिखी गई थी। तो ये ईश्वर दास नागर के द्वारा लिखा गई थी। फुतुहात-ए-आलमगीरी ये ईश्वर दास नागर के द्वारा लिखी गई थी। कब लिखी गई थी दोस्तों? तो 1698 में लिखा गया था। किसके शासनकाल में लिखा गया था? तो औरंगजेब के शासनकाल में कुछ महत्वपूर्ण घटनाएं शामिल थी जो 1698 में फुतुहात-ए-आलमगीरी जो है ईश्वर दास नागर के द्वारा लिखा गया था। समझ में आ गया। याद कर सकते हैं फुतुहात-ए-आलमगीरी किसके द्वारा लिखा गया था? ईश्वर दास के द्वारा 1698 में। प्रश्न हम लोग बढ़ेंगे 6 पे। 6 प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस बंदरगाह को मुगल काल के दौरान बाबुल मक्का या कह सकते हैं मक्का का द्वार, बाबुल मक्का का मतलब मक्का का द्वार कहा जाता है? तो सूरत को कहा जाता है। किसको कहा जाता है? सूरत को कहा जाता है। ठीक है, सूरत बंदरगाह को मुगल काल के दौरान बाबुल मक्का या मक्का का द्वार कहा जाता है। ध्यान में आप लोग जरूर रखिएगा, प्रश्न आ सकता है। मक्का का द्वार जो है किसे कहा जाता है मुगल काल के दौरान? तो सूरत बंदरगाह को कहा जाता है, क्योंकि मक्का की तीर्थ यात्रा जो है सूरत से शुरू होती थी। मक्का की तीर्थ यात्रा सूरत से शुरू होती थी और सूरत गुजरात का एक प्रमुख शहर के रूप में जाना जाता है। यहाँ पे वस्त्रों के ये जो है अपने वस्त्रों के लिए भी जाना जाता है। और बात करेंगे मध्यकाल के दौरान जो है यह एक महत्वपूर्ण बंदरगाह है। कौन सा? सूरत बंदरगाह। ये पश्चिमी एशिया के प्रवेश द्वार के रूप में भी जाना जाता है। पश्चिमी एशिया का प्रवेश द्वार गुजरात सूरत बंदरगाह को जाना जाता है। ठीक है, अब ध्यान से देखिएगा। जो प्रश्न 7 है यहाँ पे देख सकते हैं, कह रहे हैं कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। भारत में बाबर के आगमन के कारण, यहाँ पे देख सकते हैं 4 ऑप्शन दिया गया है कि उपमहाद्वीप के बारूद का आगमन हुआ, क्षेत्र के वास्तुकला में मेहराब और गुंबद का परिचय हुआ, प्रदेश में तैमूरिड राजवंश के स्थापना हुई, जूदों ने तोपे की शुरुआत की। तो यहाँ पे ऑप्शन जो तीसरा और चौथा हो रहा है ये सही हुआ। तीसरा और चौथा सही है ऑप्शन, क्योंकि प्रदेश में तैमूरिड राजवंश की स्थापना हुआ था, भारत में बाबर के आगमन के कारण प्रदेश में तैमूरिड राजवंश का स्थापना हुआ और युद्धों में तोपों की शुरुआत हुआ था। तीसरा और चौथा ऑप्शन सही हो रहा है। बाबर के बारे में अगर पूछा जाए तो याद कीजिएगा, बाबर का जन्म 14 फरवरी 1483 के मध्य एशिया के फरगाना नामक स्थान पर हुआ था और बाबर ने काबुल पर अधिकार करने के बाद भारत पर 4 बार आक्रमण किया था। काबुल पर अधिकार करने के बाद भारत पर 4 बार आक्रमण किए थे बाबर। याद रखिएगा आप लोग। ठीक है, जो इम्पोर्टेंट चीज़ हो रहा है दोस्तों आप लोगों को हम बताते चल रहे हैं। आगे देखेंगे हम लोग मराठा और राजसंघ। मराठा और राजसंघ बीपीएससी के द्वारा पूछा गया है 2023 में।
8 प्रश्न है कि अष्टप्रधान जो है ये मंत्रिपरिषद थी, तो अष्टप्रधान मंत्रिपरिषद जो थे ये मराठा प्रशासन में थे। किसके शासन में? तो मराठा प्रशासन में थे। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे जो इम्पोर्टेंट चीज़ है ये वाला कोटेशन जो ये इम्पोर्टेंट बहुत ज़्यादा है। शिवाजी के अष्टप्रधान मंत्री परिषद निम्न है कौन कौन से? पेशवा अथवा मुख्य प्रधान, राजा का प्रधानमंत्री होता था। अमात्य कह सकते हैं ये वित्त एवं राजस्व मंत्री होता था उस समय। वाकिया या कह सकते हैं वाकिया नवीस मंत्री, ये गृह मंत्री होता था, वर्तमान में गृह मंत्री। सुमंत दबीर वर्तमान विदेश मंत्री। सचिव सचिव राजकीय पत्र व्यवहार मंत्री। सेनापति न्यायाधीश मुख्य न्यायाधीश। और पंडित राव जो हो जाएंगे ये धार्मिक कार्यों के लिए होते थे। तो ये जो बता रहे हैं आप लोगों को ये मंत्री पद के अनुवांशिक नहीं हो, मतलब मंत्री पद है जो शिवाजी के अष्टप्रधान होते थे, इसे ध्यान में रखिएगा। अब अगला जो हम लोग का टॉपिक देखेंगे आधुनिक भारत का इतिहास। इसमें मुगल साम्राज्य का पतन और स्वायत्त राज्यों का उदय हुआ है। ये प्रश्न आया है बीपीएससी के द्वारा, देख सकते हैं। प्रश्न पहला है बक्सर की लड़ाई के बाद किस संधि का पर हस्ताक्षर हुआ है? तो इलाहाबाद संधि पर हस्ताक्षर हुआ है। किस संधि पर हस्ताक्षर हुआ है? इलाहाबाद संधि पर हस्ताक्षर हुआ। कब? तो 1965 में किया गया है सिराजुद्दौला के द्वारा। ठीक है, किसके द्वारा? सिराजुद्दौला के द्वारा। ठीक है, आगे देखते हैं प्रश्न। देखिए यहाँ पे जो प्रश्न है कि यूरोपीय वाणिज्यिक कंपनियों का भारत में जब आगमन हुआ था, ये देख सकते हैं। थोड़ा समय इसको थोड़ा सा रुक जाइए साथियों। ठीक है, यहाँ पे जो प्रश्न दूसरा कर है कि डच ईस्ट इंडिया कंपनी ने किस वर्ष पटना में अपना कारखाना स्थापित किए थे? पटना में तो 1632 याद कीजिएगा। डच ईस्ट इंडिया कंपनी जो है ये पटना में एक कारखाना स्थापित किए थे। कब स्थापित किए थे? तो 1632 में स्थापित किए थे। कब? तो 1632 में स्थापित किए थे। ठीक है, यहाँ पे देख सकते हैं डच ईस्ट इंडिया कंपनी ने 1632 में पटना में कारखाना स्थापित किए थे, जो अब पटना कलेक्ट्रेट के रूप में जाना जाता है। पुर्तगाली जो थे बिहार में प्रवेश करने वाले पहले यूरोपीय थे और पुर्तगाली मुख्य रूप से मसालों और कपड़ों का व्यापार करते थे। किसका? तो मसालों और कपड़ों का व्यापार करते थे। अब देखिए यहाँ पे जो प्रश्न हम लोग आगे बढ़ेंगे, ब्रिटिश शासन का भारतीय अर्थव्यवस्था पर क्या प्रभाव पड़ा था, इससे एक प्रश्न आया है। देख सकते हैं बिहार स्कूल जो टीचर एग्जाम हुआ है 2023 में, पेपर 2 शिफ्ट 1 में हुआ है, ये प्रश्न आया है। तो देख सकते हैं कितना अच्छा प्रश्न, बहुत ज़्यादा भयंकर प्रश्न है। तीसरा प्रश्न है कि निम्नलिखित में से ब्रिटिश शासन के दौरान भारतवर्ष के अंतर्गत निम्नीकरण का कौन सा मुख्य कारण था? बहुत सुंदर सा प्रश्न है। तो सी ऑप्शन यहाँ पे सही करेंगे। विस्तारित खेती की मांग को पूरा करने के लिए भूमि को उन्नत करना। विस्तारित खेती की मांग को पूरा करने के लिए भूमि को उन्नत करना। सी ऑप्शन सही हो रहा है कि ब्रिटिश शासन के दौरान भारत में निम्नीकरण का मुख्य कारण जो था वह विस्तारित खेती की मांग को पूरा करने के लिए भूमि को उन्नत करना था। साथ ही कह सकते हैं बढ़ती जनसंख्या, अधिक जो खदान की मांग हो रहा है, वाणिज्यिक फसल, लकड़ी का उत्पादन, ये सारे जो है निम्नीकरण के अन्य कारण बताए जाते थे। तो ये सारे चीज़ आप लोग को प्रश्न कराए हैं। कल हम लोग मतलब इसके आगे के वीडियो में हम 1857 का जब विद्रोह हुआ था इससे रिलेटेड प्रश्न कराएंगे। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है, तो उसको हम लोग प्रैक्टिस करेंगे बहुत अच्छे तरीक़ा से। बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ प्रश्न आप लोग को इस चैनल पर कराएंगे। सारे टॉपिक से प्रश्न कराएंगे, सारे जो किताब है NCERT SCERT उससे प्रश्न कराएंगे। तो इस चैनल पर बने रहिएगा, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा इस वीडियो को।